हमारे हरियाणा की जीके और फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, सीसैट। ये है 26 अप्रैल को होने जा रहे एचसीएस एग्जाम का सिलेबस। सो स्ट्रेस होना तो लाजमी है, लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब सारा कुछ पढ़ना नहीं होता, सही तरीके से पढ़ना होता है। सीबीएल के एचसीएस प्रिपरेशन कोर्स में हम इन सारी स्टैंडर्ड बुक्स और साल भर के करंट अफेयर के जीस्ट को एक सिंगल फॉर्म में कवर कर रहे हैं, वो भी सुपर अफोर्डेबल प्राइस पर। द प्रिपरेशन कोर्स इज ओनली फॉर 3000 रुपीज एंड टेस्ट सीरीज ओनली फॉर 999 रुपीज। वक्त कम है, देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी क्लिक करें और अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss current affairs of geography and environment। तो ये जनवरी के नेक्स्ट 15 डेज, जो लास्ट क्लास में हमने देखा था फर्स्ट 15 डेज के करंट अफेयर्स थे, ये नेक्स्ट 15 डेज यानी 15 to 31 तक जो भी जनवरी मंथ के करंट अफेयर बने हैं हम वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी न्यूज है, यहाँ पर हम बात करेंगे फिनके रिवर न्यूज में है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं, कहाँ पर है, क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है इसके बच्चे। विच इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम, वर्ल्ड का सबसे पुराना रिवर सिस्टम जो है वो फिनके रिवर है, जो कि यहाँ के जो पीपल है, कौन से एरेंटे पीपल, वो इसको लहरा पिंटा के नाम से जानते हैं। क्लियर? इट इज ए मेजर बट इंटरमीडिएट रिवर ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। सर हमें पता क्या लगा कि फिनके रिवर है, कहाँ से है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम है। अब ये इंटरमीडिएट रिवर है, मतलब कि ये रिवर यूज हो रही है एज ए वाटरवे, बट ये रिवर जो है ये कब होगी वाटरवे, जब इस पे बहुत ज्यादा पानी आएगा। ठीक है, जब ओवर रेन होगी, यहाँ पर ज्यादा रेनफॉल होगा, फ्लडिंग होगी, तब यहाँ पर पानी आएगा, तब यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं इसको वाटरवे। नहीं तो समर में जब ड्राई सीजन होता है तब ये बिल्कुल सूख जाती है ये रिवर। क्लियर? तो ये हमने थोड़ा सा आपको बताया फिनके रिवर, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रही है। इसका कोर्स क्या है, मैकडोनल रेंजेस इन द नदर्न टेरिटरी, यहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट हो रही है। और द रिवर फॉर्म्स टू स्मॉलर क्रीक्स, जिसमें ये कुछ नाम है बट इसका कुछ नहीं इतना याद रखना है, इसको सिर्फ ये याद रखना कि इसको ओल्डेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। सर क्यों कहते हैं, कैसे पता लगा? तो बच्चे ये जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, इसकी जो वेदरिंग प्रोफाइल है, जो काटती है, इरोड करती है माउंटेन्स को, रेडियो न्यूक्लियाइड मेजरमेंट इन द सराउंडिंग सेडिमेंट्स एंड रॉक्स हैव एनेबल्ड साइंटिस्ट टू डेट दिस रिवर सिस्टम टू बी द। अब देखो किस पीरियड की बात कर रहा है, डेवोनियन। तो डेवोनियन अगर हमने पढ़ रखा होगा तो हमें पता है डेवोनियन पीरियड कहीं ना कहीं 395 मिलियन ईयर्स एगो की बात बताता है, जो कि हमने देखा भी है। और कार्बोनिफेरस पीरियड जो कि अप्रोक्स 345 मिलियन ईयर्स पहले की बात बताएगा। तो ये इसके फीचर्स हमने देख रखे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द फिनके रिवर लुक्स लाइक ए सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स। तो मतलब वाटरफॉल्स मतलब कि जब यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो यहाँ पे रीजन जो होगा वो फिल हो जाएगा वाटर के साथ में, बट आफ्टर हैवी रेन्स इट कैन टर्न इनटू अ पावरफुल फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्लियर? तो ये हमने थोड़ा हमारे जो फर्स्ट न्यूज थी जहां पर हमने फिनके रिवर के बारे में बोला है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में है और ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम है। सेकेंड इज पफर फिश। देखो पफर फिश इसलिए न्यूज में थी क्योंकि इंडिया में फर्स्ट केस देखने को मिला है ऑफ पफर फिश पॉइजनिंग। बच्चे पफर फिश कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी, इस तरह की देखने को मिलती है। ओके, और इसको लोकली नेम से क्या जाना जाता है, टोड फिश कहते हैं, पटका फिश है, बैलून फिश है और फुगू है। फुगू प्यार से तुम लोग जैसे करते हो ना फुगू, वैसे फुगू फिश है ये। ओके, सो दीज आर द पफर फिश आर ओमनीवोरस एंड बेंथिक इनहैबिटेट। यार बेंथिक का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई वाटर बॉडी है तो उसका जो नीचे वाला रीजन होगा, जो बिल्कुल
डीपेस्ट पॉइंट होगा उससे हल्का सा ऊपर रीजन, उसको बेंथिक जोन कहते हैं, जो कि हमने पढ़ भी रखा है। इट इज प्राइमरली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड मेजर बेसिन्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो तुम्हें पहली बात क्या पता लगी पफर फिश के बारे में कि सर कहीं ना कहीं तो ये भारत में है, ठीक है। दूसरी बात पता लगी कि यहाँ पर टॉक्सिक, इसका जो फर्स्ट केस हमें देखने को मिला है भारत में, ठीक है। फिर हमने बोला कि ये क्या होता है, इसका हैबिटेट क्या है, ओमनिवोरस है, यानी ये जो है कार्निवोर भी है और हर्बीवोर, दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक को जो है निभा रही है। ओके, देन इज, तो ये फ्रेश वाटर पफर फिश स्पीसीज रिपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया आर ऑफन एंडेमिक टू द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरियाज एंड सर्व एज ए, देखो तो ये क्या बोला हमने कि इंडिकेटर स्पीसीज भी बन जाती है। इंडिकेटर स्पीसीज मतलब कि अगर ये स्पीसीज है पानी में तो ये कहीं ना कहीं बता रही होगी कि पानी अभी तक सेफ है। ओके, दे कैन इन्फ्लेट इनटू ए बोल शेप, देखो इस तरह से अपने आप को फुला लेती है, फुगू बन जाती है ये, क्लियर। अब फुगू बन जाती है, क्यों बनती है फुगू, ताकि अपने आप को बचा सके, किससे, अपने आप को जो इसके खाने वाले होंगे, जो इसको पकड़ने वाले होंगे उनसे बचा सके, अपने आप को शिकार बनने से बचा सके, क्लियर। ओके, सो इसका अगर मैं IUCN स्टेटस बताऊंगा तो इसका IUCN स्टेटस होगा वल्नरेबल। बच्चे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि IUCN जो बॉडी है इसने एक रेड लिस्ट निकालती है। अब रेड लिस्ट जो है वर्ल्ड में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से एक स्केल पे उनकी रैंकिंग होती है, जैसे कि सबसे पहले लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड लास्ट में एक्सटिंक्ट। यानी कोई अगर स्पीसीज होगी अगर उसकी पॉपुलेशन 90% से ज्यादा वो डिग्रेड हो चुकी है तो वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में जाएगी, 70% से ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है तो वो एंडेंजर्ड में जाएगी और 50% से ज्यादा है तो वो वल्नरेबल में जाएगी, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब कि अब वो इतनी खत्म हो चुकी है, अब वो सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज में या किसी जू वगैरह में रखी गई है तो वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होगी, और अगर उसका इस दुनिया से पत्ता कट चुका है तो वो एक्सटिंक्ट में जाएगी। सेम फॉर द लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन मतलब कि अभी थोड़ी सी घबराने की जरूरत है। तो ये हमने इस तरह से उन्होंने स्केल बनाई है प्रोटेक्टेड एरियाज की, ओके, प्रोटेक्टेड स्पीसीज के नॉट एरियाज। ओके, तो यहाँ पर हमने बोला कि इसका स्टेटस क्या हो रहा है, ये वल्नरेबल है। अब कुछ पफर फिश जो होती है वो अपने साथ कैरी करती है टेट्रोडोटॉक्सिन, है ना, टेट्रोडोटॉक्सिन। तो इस तरह से ये अपने साथ में कैरी करती है विच इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है बच्चे की, है ना। तो क्यों इसकी ये पॉइजनस क्यों बनी है, क्योंकि कुछ फिशेज अपने साथ में टेट्रोडोटॉक्सिन अपने साथ में रखती है जो कि न्यूरोटॉक्सिन है, और ये जो है इसमें टेट्रोडोटॉक्सिन ब्लॉक्स नर्व सोडियम चैनल्स and can cause paralysis, respiratory failure and death। ओके, तो इसीलिए ये पफरफिश न्यूज में थी, क्योंकि भारत में पहला केस देखने को मिला है पफरफिश पॉइजनिंग का। पफरफिश जो है भारत में गंगा जैसे रीजन हो गए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, यहाँ देखने को मिलती है। और पफरफिश जो है इसको फुगू के नाम से और अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ी कुछ बातें हमने यहाँ से देखी। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है विच इज लेक नेट्रोन। बच्चे लेक नेट्रोन न्यूज में है, ओके, क्यों न्यूज में है, सबसे पहले कहां देखने को मिलती है, तंजानिया में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तंजानिया नामक देश पे हमारे को लेक नेट्रोन देखने को मिलती है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्लो हो रहा है ब्लड रेड कलर इसका। अब ब्लड रेड कलर है तो कैसे आ रहा होगा, तो ऐसा बोला जा रहा है कि फोर्स्ड बाय द वोल्केनोस एंड द एक्सट्रीम केमिस्ट्री। तो इसकी वजह से इस लेक नेट्रोन का जो रंग है वो लाल रंग बन चुका है। अब हमारे लिए सिर्फ इतना पेपर में लिए याद रखना है कि यार ये लेक नेट्रोन है कहाँ, ठीक है। तो लेक नेट्रोन अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो ये अफ्रीका में तंजानिया जो है देश है। अब तंजानिया में यहाँ पर एक लेक है बट ये वो लेक नहीं है, ठीक है। तो लेक कौन सी होगी सर, यहाँ पर हमें एक लेक देखने को मिल रही है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ एक लेक है विच इज लेक नेट्रोन। ओके, तो हमने बोला कि तंजानिया में एक लेक है जिसका नाम है लेक नेट्रोन, जो कि अरुषा रीजन, अब आपको ये रीजन वगैरह याद नहीं रखने हैं,
इतना पता होना चाहिए बस तंजानिया में है। सो इट इज ए सोडा एंड सोल्टी वाटर लेक वेरी क्लोज टू द केनियन बॉर्डर, वेरी क्लोज टू केनियन बॉर्डर इन द ग्रिगोरी रिफ्ट। बच्चे ग्रिगोरी रिफ्ट मतलब कि ये किसका पार्ट है? अगर ये मैं आपको इस तरह से कुछ बनाता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, अफ्रीका को, तो यहाँ पर ये हमें एक रिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इन द ग्रिगोरी रिफ्ट, मतलब इसी की बात हो रही है, विच इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर ये लाई कर रही है ऑन द रिफ्ट वैली। ठीक है, डन। तो ये हमने बताया लेक नेट्रॉन हमें कहाँ देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास रुडोल्फ हो गया, यहाँ पर ये विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक, वो ऊपर इसके केनिया में लेक रुडोल्फ होगी, और ये है लेक नेट्रॉन। क्लियर बच्चे? इसको रामसर साइट बनाया गया है ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इन 2001, बट ये हमारे लिए नहीं है, ये तंजानिया के लिए है। And one of the most striking feature of this lake in its striking red coloration, ये क्यों हो रहा है? Due to extreme alkalinity। ठीक है, तो इस लेक का बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाना, उसने इसके यहाँ पर रेड कलर जो है उसकी फॉर्मेशन की है। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द नेट्रॉन गिव्स लेक एक्सट्रीम एल्कलाइन लेवल एंड इट इज वन ऑफ द डेडलिएस्ट लेक्स ऑन द प्लेनेट। क्लियर? तो ये हमने थोड़ी सी बात की। इनफैक्ट द लेक इज होम टू द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द, बच्चे ये थोड़ा सा पॉइंट इसको याद रख लेंगे कि ये होम है किसका? हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ लेसर फ्लैमिंगो, लेसर और ग्रेटर फ्लैमिंगो इन ईस्ट अफ्रीका, जो कि अपने आप में ही एक लीस्ट कंसर्न है जिनका स्टेटस। ओके, एंड दे फीड ऑन द, जो कि यहाँ की ग्रीन एल्गी विद रेड पिगमेंट, यानी रेड कलर ग्रीन एल्गी होगी विद रेड पिगमेंट्स, उनको यहाँ पर ये फीड करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें बहुत सारे लेसर फ्लेमिंगोस भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी थर्ड न्यूज थी जहां पर हमने नेट्रॉन लेक की बात की है। हमने बोला है नेट्रॉन लेक तंजानिया में देखने को मिलती है, तंजानिया में ये कीनिया के साथ में बॉर्डर बना रही है, ईस्ट अफ्रीकन जो रिफ्ट है वहां पर उसी में देखने को मिलती है, और यहाँ पर हमें लेसर फ्लेमिंगो और ग्रेटर फ्लेमिंगो भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन एल्गी है उसके रेड पिगमेंट्स जो है उनसे उनको वो फीड करते हैं, और ये लाल कलर की हमें लेक इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एल्कलिनिटी है। डन, तो ये हमने कुछ बातें आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट इज चेथम आइलैंड्स। अब चेथम आइलैंड देखो, ये प्लेसेस इन न्यूज के लिए बेस्ट लोकेशंस है, और एग्जामिनर इन पॉइंट्स को ही आपके एग्जाम में रखेगा। आज तक हमने कभी नहीं सुना वेयर इज चेथम आइलैंड्स। ओके, एंड तो हमने बोला यहाँ पर की न्यूज में क्यों था, ए ब्लूम ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, तीनी फोटोसिंथेटिक। देखो फाइटोप्लैंक्टन्स हमें पता है क्या होते हैं, जो दे आर ऑटोट्रोप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करके, तो टीनी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दैट बिकम विजिबल टू सैटेलाइट व्हेन देयर नंबर्स एक्सप्लोड। जब इनकी बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई तो ये सैटेलाइट से ओशियन में हमें देखने को मिल रहे थे। अब ये कहाँ देखने को मिल रहे थे? वो चैथम आइलैंड था। क्लियर? ओके, so Chatham Island, it is an island group in the South Pacific Ocean about 800 किलोमीटर ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड। देखो, तो ये कहाँ देखने को मिल रहे हैं? न्यूजीलैंड के ईस्ट में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखो तो ये हमने क्या बोला, ये हमारे को न्यूजीलैंड होगा, और न्यूजीलैंड के बिल्कुल आपको ईस्ट में। अब ये कितना डिस्टेंस है टोटल? इनके बीच में 800 किलोमीटर का, तो यानी न्यूजीलैंड के ईस्ट में 800 किलोमीटर यहां पर आपको एक आइलैंड देखने को मिल रहा है जिसका नाम है चेथम आइलैंड्स। क्लियर? अब चेथम आइलैंड बच्चे वो कुछ ऐसे हैं, तो इसमें जो ऊपर वाला, तो चेथम आइलैंड क्या हुआ सर? दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप। चेथम आइलैंड क्या है? एक लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है। वहीं पर पीटी आइलैंड जो है वो स्मॉलेस्ट ग्रुप है। तो चेथम आइलैंड ये लार्जेस्ट वाला पार्ट हुआ, और पीटी आइलैंड वो स्मॉलेस्ट वाला पार्ट हुआ। तो ये हमें थोड़ा सा इसका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, विच इज द कंपोज्ड ऑफ 10 आइलैंड्स, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ओके, डन।
ठीक है, तो ये सारी जानकारी अब हमने इसके रिगार्डिंग आपको लिख दी है। अब आप इसमें थोड़ा सा ये चीज कर सकते हैं। देखो यूपीएससी आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, जो भी सर्विसेज है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एचपीएससी हो, ठीक है। तो हमने बोला कि वो सवाल ये पूछ सकता है कि चैथम आइलैंड इज द फर्स्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड टू सी द राइजिंग सन ईच डे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी लोकेशन क्या है सर? आपने अभी बताया इनकी लोकेशन न्यूजीलैंड से 800 किलोमीटर ईस्ट में है। तो ये वो इनहेबिटेड प्लेस है जहां पर सन जो है सबसे पहले अपने जो है रसन की जो राइजिंग होती है वो सबसे पहले देखने को मिलती है। तो ऐसा करके आपको आइलैंड्स में कंफ्यूज कर सकता है। कहीं पर हमने चैथम आइलैंड डाल दिया, कहीं पर कहीं और बाकी आइलैंड्स के साथ में आपको बोल देगा यार इसका ऑर्डर अरेंज करो। क्लियर? ओके, तो ये हमने पढ़ा चैथम आइलैंड्स के बारे में। देन इज डार्डेनल स्ट्रेट। अब ये डार्डेनल स्ट्रेट जो है, अब जिन्होंने पढ़ा है उनको तो आता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको नहीं पता ये कहाँ होती है। तो न्यूज में क्यों थी? साउथ बाउंड शिप ट्रैफिक इज सेट टू रिज्यूम इन तुर्की डार्डेनल स्ट्रेट आफ्टर ए टैंकर एक्सपीरियंस्ड इंजन फेलियर। देखो, अगर आप थोड़ा सा मैप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये टर्की है, टर्की के साथ में ये ग्रीस लग रहा है, यूरोप वाला पोर्शन, और यही टर्की का वो रीजन है जो यूरोप में आता है। क्लियर? तो ये टर्की का यूरोप वाला रीजन है, ये टर्की का एशिया वाला रीजन है। अब इसके बीच में अच्छा यहाँ पर हमें कुछ सी देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक सी है जिसको बोलते हैं एजियन सी, यहाँ पर एक सी है जिसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। तो इसके बीच में बच्चे एक स्ट्रेट हमें देखने को मिल रही है जिस स्ट्रेट का नाम है डार्डेनल्स स्ट्रेट। ओके, तो हमें अगर कोई पूछ लेगा कि व्हाट इज डार्डेनल्स स्ट्रेट, हम बोलेंगे इट इज सिचुएटेड इन यूरोप। ओके, और यूरोप में भी कहाँ? टर्की में, जो कि कनेक्ट कर रहा है दो वाटर बॉडीज को, जिसमें एक वाटर बॉडी है एजियन सी और दूसरी वाटर बॉडी है सी ऑफ मरमरा। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है कि इसके साथ में सर और दो बॉडीज कनेक्ट हो रही हैं, और दो बॉडीज कनेक्ट हो रही मतलब उसमें सी ऑफ मरमरा होगा, ब्लैक सी होगा। तो मतलब इन दो बॉडीज को कौन सी एक स्ट्रेट अलग कर रही, कौन सी स्ट्रेट जो है वो मिला रही है? तो विच इज द स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस। तो यहाँ आप देख लेना कौन सी स्ट्रेट होगी? स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, जो कि कनेक्ट कर रही है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ। अब इसी के ऊपर जब ब्लैक सी मैं बनाऊंगा तो ब्लैक सी के साथ यहाँ पर एक और सी आएगा विच इज सी ऑफ एज़ोव। कौन सा सी होगा? सी ऑफ एज़ोव। तो सी ऑफ एज़ोव कनेक्ट कर रहा है, सॉरी, सी ऑफ एज़ोव और ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी एक स्टेट होती है जिस स्टेट को हम जानते हैं कर्च स्टेट के नाम से, है ना, कर्च स्टेट के नाम से। तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए डार्डेनल स्टेट के बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज है विच इज नेकनापुर। ठीक है, तो नेकनामपुर करके लेक है। अब नेकनामपुर लेक बच्चे मैंने इसलिए लेके आ गया क्योंकि न्यूज में रही है तो पता होना चाहिए कहां पर है, बाकी इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं बनेगा। न्यूज में क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर जो है अब इसकी रिस्टोरेशन का काम हो रहा है। तो नेकनामपुर लेक ऑल्सो नोन एज द इब्राहिम बाग केरूबी इज ए मैन मेड रिजर्वियर situated in the southern part of the हैदराबाद तेलंगाना। क्लियर? तो हमने बोला कि सबसे पहले नेकनापुर लेक कहाँ है सर? ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। ओके, तो हैदराबाद में तेलंगाना में है ये। ओके, और ये कंस्ट्रक्ट किसने की है? अब देखो कंस्ट्रक्शन इतना मुझे नहीं लगता इतना पूछेगा आपसे, इतना पता होना चाहिए कि नेकनामपुर लेक कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। अब ये कुतुब शाही डायनेस्टी इन द 16th सेंचुरी उन्होंने बनाई है, तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ये मैं आपको दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज इरावदी डॉल्फिन। बच्चे इरावदी डॉल्फिन क्यों न्यूज में है, क्या हुआ? बच्चे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज रिसेंटली लॉन्च, उन्होंने क्या लॉन्च किया? द सेकंड नेशन वाइड estimation of riverine and the estuarian dolphins। क्लियर? तो ये नेशन वाइड या रीजन वाइड जो है तो रिवराइन डॉल्फिन्स की बात कर रहा है, रिवराइन और एस्टुरियन डॉल्फिन्स की अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो यहाँ से हमारे दिमाग में पहली चीज आई प्रोजेक्ट डॉल्फिन। कब आया था? इन 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन देखने को मिला। includes the estimation of Irrawaddy dolphin in the
सुंदरबन एंड द उड़ीसा। तो बच्चे ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो था ये एस्टिमेशन कर रहा था ऑफ द रिवराइन एंड एस्टुरिन डॉल्फिन्स का। और फिर हमने बोला कि ये डॉल्फिन्स हमें कहाँ देखने को मिली, ये डॉल्फिन्स हमें कहाँ देखने को बोला जा रहा है, तो उड़ीसा में जो सुंदरबन है वहां पर बोला जा रहा है। देन यूरिहेलाइन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन ए रेंज ऑफ सैलिनिटी। तो हमने बोला कि इरावदी डॉल्फिन की बात की गई है इन सुंदरबन एंड उड़ीसा में इनके एस्टिमेशन को लेके। तो ये जो डॉल्फिन होती हैं ये यूरिहेलाइन होती हैं। यूरिहेलाइन का मतलब है कि ये टॉलरेट कर सकती हैं एक वाइड रेंज ऑफ द सैलिनिटी को। सो इन रेंज ऑफ द सैलिनिटी दीज ऑर्गेनिज्म थ्राइव इन सोल्ट वाटर, ये सोल्ट वाटर में हो सकते हैं, फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर, सभी वाटर में हो सकते हैं। तो ये हमने देखा इरावदी डॉल्फिन हैबिटेट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट इज फाउंड इन द 3 रिवर्स इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इरावदी, महकम जो कि कालीमतान इंडोनेशिया में है, एंड मेकोंग। तो इन तीनों रिवर में हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है। अगर मैं भारत की प्रेजेंस की बात करूंगा तो ये उड़ीसा में चिलिका नामक स्थान पे वहां पर ये डॉल्फिन हमें देखने को मिलती हैं। अब इन डॉल्फिन का अगर मैं IUCN स्टेटस की बात करूंगा तो वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो बच्चे ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है वो 2020 में आया था, और अभी जो है इरावदी डॉल्फिन की बात की गई है कि उसको जो है हमें देखना है इन कौन से रीजन, इन उड़ीसा और सुंदरबन वाली जगह पे। फिर हमने बोला कि उसका स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड स्टेटस है। तो ये हमने थोड़ी सी बात की। देन इट्स माउंट एल्ब्रूस। अब माउंट एल्ब्रूस रिसेंटली एंड आर्टिफिशियल ट्रिगर्ड एवलांचे, देखो इसको वर्ड को सुनना, आर्टिफिशियल ट्रिगर्ड एवलांचे वाज फिल्म्ड cascading down Russia's highest mountain माउंट एल्ब्रूस। देखो तो रशिया का जो हाईएस्ट माउंट एल्ब्रूस है वहां पर एक क्या हुआ है, आर्टिफिशियली ट्रिगर किया गया है एवलांचे को। अब पहले हमें पता होना चाहिए यार माउंट एल्ब्रूस है कहाँ। अगर मैं आपको थोड़ा मैपिंग दिखा पाऊं तो आप देख पा रहे हो ये जॉर्जिया है, ये रशिया है, तो यहाँ कहीं पे हमें माउंट एल्ब्रूस देखने को मिल रहा है। बच्चे एशिया को रशिया से अलग करता है यूराल माउंटेन्स, पर वो ऊपर तक अलग करते हैं। अगर मैं यहाँ नीचे बात करूंगा, यहाँ नीचे वाले रीजन से जो यहाँ पर कौन अलग करता है, अगर मैं थोड़ा सा टर्की वाली साइड पे आऊंगा तो यहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं कॉकाशियस माउंटेन्स होते हैं। कौन से माउंटेन्स, CAU कॉकाशियस, ये माउंटेन्स होते हैं, यह लिखा भी है। तो इन माउंटेन्स में, ये माउंटेन रेंज है, इन माउंटेन्स में एक माउंटेन हमें देखने को मिलता है, एक पीक देखने को मिलती है विच इज माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, तो ये माउंट हमें एल्ब्रूस देखने को मिलता है, थोड़ा सा हम इस चीज के लिए ध्यान रखेंगे। डन, ओके। तो यहां पर हमने बोला कि माउंट एल्ब्रूस कहाँ है सर, ये बेसिकली कॉकाशियस जो माउंटेन है उस रेंज में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर आर्टिफिशियली ट्रिगर किया गया है एवलांचे, तो थ्रू द एक्सप्लोजन जो है उसमें यहाँ पर हमें एवलांचे देखने को मिला है। तो ये हमने बता दिया साउथ वेस्ट रशिया एंड ए पार्ट ऑफ द Caucasus Mountains. It is believed that the Caucasus Mountain was formed due to the, अब Caucasus Mountain मैंने आपको ये बताया। अब सवाल आता है बने कैसे होंगे बच्चे, तो यहाँ पर भी कन्वर्जेंस हुई होगी बिटवीन किसके इसके बीच में, तो एक अरेबियन प्लेट के बीच में हुई होगी एंड एक किसके बीच में हुई है, यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट ऊपर से, अरेबियन प्लेट यहाँ से, इनके बीच में कन्वर्जेंस होती है, निकलता क्या है कॉकाशियस माउंटेन, जहां पर हमें कॉकाशियस माउंटेन रेंज है जहां पर एल्ब्रूस माउंटेन देखने को मिलता है। और न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लोजिव एक्टिविटी की गई जिससे यहाँ पर एवलांचे ट्रिगर करवाए। ओके, एवलांचे जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ बच्चे, जब जो सॉफ्ट आइस होती है उसका बिल्कुल आपने देखा होगा पहाड़ों पे बिल्कुल ही पूरा आइस का ही एक पूरा सैलाब नीचे को आ जाता है, एक पूरा फ्लो आ जाता है, उसी को हम कहते हैं उसको कहते हैं एवलांच। क्लियर, तो ये हमें थोड़ा सा। नेक्स्ट इज प्राटस आइलैंड्स। देखो यार ये प्राटस जो आइलैंड्स हैं ये न्यूज में क्यों थे, क्योंकि अभी चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने अपने कुछ ड्रोन्स इस आइलैंड के ऊपर जो है वो यहाँ पर लेके आया। इसलिए अब जो ताइवान है वो मानता है, देखो चाइना ताइवान को अपना ही मानता है, पर ताइवान होता है हम सेपरेट एंटिटी है। तो ताइवान ने इसके लिए कुछ अपनी एक एक्टिविटी दिखाई है, इसलिए न्यूज में था चाइनीज रिकॉन्सेंस
ड्रोन ब्रीफली फ्लू ओवर द ताइवान कंट्रोल प्राटस आइलैंड। अब देखो उसने लिखा है ताइवान कंट्रोल्ड प्राटस आइलैंड, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एट द टॉप एंड ऑफ द साउथ चाइना सी इन व्हाट ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री कॉल्ड इट। तो ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको प्रोवोकेटिव एंड इररिस्पॉन्सिबल मूव के नाम से बोला है। सो जो प्रेटस आइलैंड है आल्सो नोन एज द डोंगशा आइलैंड भी कहते हैं, आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द 3 islands located in the northern part of the South China Sea. Okay, these islands are characterized by the circular atoll structure. Atoll मतलब कि जब कोई मैरीन में कोई इस तरह से माउंटेन होता है, अगर मैं ये मेराइन की बात करूंगा तो यहाँ पर बोट होगा। अब ये इरोड हो गया है, इरोड हो गया और यहाँ पर कोरल आके बैठ जाएगी, तो हमने बोला ये इसको हम एटोल कहते हैं। तो वहां पर जो है विद डोंगशा आइलैंड बीइंग द ओनली आइलैंड अबव द सी लेवल। तो ये हमने थोड़ी सी बात की है और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि ये हांगकांग वाला रीजन है, ये ताइवान है। अब ताइवान का कंट्रोल्ड रीजन है ये प्राटस आइलैंड। तो यहाँ पर जो है वो क्या किया गया, ड्रोन्स वगैरह उड़ाए गए। ठीक है, ये कौन से रीजन, कौन से वाटर फ्लो में आता है, कौन सी वाटर बॉडी के पास आता है, तो साउथ चाइना सी के पास। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखोगे फिलीपींस का इतना किलोमीटर है, ताइवान से इतना दूर है और ये चाइना से इतना दूर है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक था। ओके, नेक्स्ट इज सेला लेक। देखो अब सेला लेक है, सेला लेक क्या है? सेला लेक ऑल्सो नोन एज द पैराडाइज लेक। अब सेला लेक है, सेला पास भी है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हमने बोमला, सेलाला, बोमडीला इस तरह से कुछ पासेज डिस्कस कर रखे हैं। तो वहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक लेक देखने को मिलती है, सेला लेक, जिसको पैराडाइज लेक के नाम से भी जानते हैं। इज ए ग्लेशियर लेक, इज ए ग्लेशियर लेक लोकेटेड नियर द सेला पास इन तवांग डिस्ट्रिक्ट। तो सेला पास जो है वो कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट को विद द मेन लैंड ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सेला लेक और सेला पास जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पर पता लग गया होगा। नेक्स्ट इज बधावन पोर्ट। बच्चे यार बधावन पोर्ट की अगर मैं बात करूंगा, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो महाराष्ट्र में हमारे पास जो पोर्ट है, ठीक है, महाराष्ट्र में जो पोर्ट है उसमें मुंबई पोर्ट, JNPT, बधावन पोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब ये न्यूज में क्यों बना, क्या हुआ होगा कि बधावन पोर्ट न्यूज में आया है? क्योंकि अराउंड 20,000 रेजिडेंट ऑफ द पालघर डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली took out a protest march on the Monday against the proposed Badhavan Port and its lieu of other infrastructure project। देखो तो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में लोग खड़े हैं कि यहाँ पर बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो रही है विच डिग्रेडेड द एनवायरमेंट। ओके, तो हमने बोला इसकी लोकेशन कहाँ पर है, बधावन पोर्ट। अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो महाराष्ट्र में हमें, जो कि वहां पर ऑलरेडी 2 पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, JNPT है, जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, एंड देन इज द बधावन पोर्ट है। अब ये अभी बन रहा है, प्रपोज्ड है, तो इट इज ए प्रपोज्ड न्यू पोर्ट 140 किलोमीटर from north of the Mumbai on the coast of the Maharashtra. It is being developed as an all weather ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट। अगर हम थोड़ा सा देख पा रहे हैं कि अगर ये भारत है, ठीक है, अब भारत का जो वेस्टर्न साइड है बच्चे, यहाँ पर इसकी जो जियोग्राफिकल अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि ये सपोर्ट करता है नेचुरल पोर्ट सिस्टम को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो कि जब ये ब्रेक हुआ था, जब हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिक टाइम में जाएंगे, तो मेडागास्कर वाला रीजन जब यहाँ से टूटा था तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक मैसिव पुश मिल गया था फॉर नेचुरल पोर्ट सिस्टम। अब पोर्ट को क्या चाहिए सर? पोर्ट को चाहिए कि वो काफी डीप हो ताकि जो हमारा जो शिप होता है वो काफी अंदर तक एंटर कर सके, जिससे जो हमारा यहाँ से अनलोडिंग टाइम होगा वो कम हो सके। तो इसीलिए यहाँ के जो पोर्ट होंगे वो हेल्प करते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर इस पोर्ट को बनाने की बात की गई है। बधावन ऑफर्स ए नेचुरल डेप्थ ऑफ 20 मीटर, जो कि अभी मैंने आपसे बात भी कही, मेकिंग इट आइडियल फॉर द लार्ज कंटेनर एंड द बल्क वेसल्स। तो ये बोला गया है, शेड्यूल किया गया है कि ये फिनिश होगा 2034 तक। इट इज द प्रोजेक्ट टू बी अमंग द टॉप 10 पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो ये हमने थोड़ी सी बात की आप लोगों के साथ में। ओके, देन नेक्स्ट इज किले को लेके। रिसेंटली
वाइल्ड फायर्स रेज्ड across central and the southern Chile which left at least 18 people dead। देखो चिले में वाइल्ड फायर हुए हैं। अब देखो ये सिंपल फायर नहीं है, ये वाइल्ड फायर है ना। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्यों हुए हैं वाइल्ड फायर? क्योंकि हमें पता है कि चिले की अगर मैं पोजीशनिंग की बात करूंगा तो चिले कहीं यहाँ लाई कर रहा है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। बच्चे यहाँ पर चिले के अगर मैं बॉर्डरिंग स्टेट की बात करूंगा तो अर्जेंटीना के साथ में बॉर्डर बनाता है, बोलीविया के साथ में बॉर्डर बनाता है और पेरू के साथ में बॉर्डर बनाता है। तो चिले का कोई भी नेशन नहीं है इसके साथ में, ब्राजील के साथ में। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चिले की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हमें एक डेजर्ट देखने को मिलता है, अटाकामा डेजर्ट। अब अटाकामा डेजर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिलता है? कोल्ड करंट, जिसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट और पेरू करंट के नाम से भी वो जाना जाता है, हम्बोल्ट या पेरू करंट। तो ये कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है तो वो यहाँ पर बारिश नहीं होने देगा। यहाँ पर बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर ड्राई कंडीशन रहने वाली है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमने बोला कि इसीलिए हो सकता है कि जब इतना सब कुछ ड्राई है, बारिश नहीं हो रही है, तो यहाँ पर वाइल्ड फायर होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर यहाँ से बहुत सारे लोग जो है इसमें मारे गए हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया अटाकामा डेजर्ट है। बच्चे यहाँ पर एक वोल्केनो भी है, ओजस डेल सेलेडो, विच इज द वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। और ये साउथ अमेरिका की सेकंड सबसे हाईएस्ट पीक है अगर मैं पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करूंगा तो। क्लियर? तो इतना हमारे को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। और चिले जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर और लिथियम प्रोड्यूसर माना जाता है। तो ये भी अपने को थोड़े पता होना चाहिए कि चिले इज ऑल्सो ए मिनरल रिच कंट्री। ओके, सो हमने उसकी पोजीशनिंग की डिस्कस कर ली। देन इज सेंट्रल सिल्क बोर्ड। बच्चे थोड़ा सा फास्ट हो रखा हूँ क्योंकि न्यूज का भंडार है मेरे पास और समय की कमी भी है, तो थोड़ा सा अपने को फास्ट चलना पड़ेगा। So, Central Silk Board, recently the government has increased the Central Silk Board financial approval limit to, इन्होंने इंक्रीज कर दी है 1 करोड़ रुपया फ्रॉम 50 लाख by amending rule 22 of the Central Silk Board rules 19। और देखो सबसे पहले तुमको याद क्या रखना है, अब अगर हमें पता है लग गया है कि हमें याद करने पड़ेंगे सेंट्रल सिल्क बोर्ड रूल्स जो कि 1955 के हैं, ये याद रखना पड़ेगा। सेंट्रल सिल्क बोर्ड क्या है सर? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी वो संस्था है जो किसी एक्ट से बनाई गई हो। ओके, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर काम कर रही है। ओके, अब इसका हेडक्वार्टर जो कि सबसे मेन चीज है, हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है। मैंडेट ऑफ द सेंट्रल सिल्क बोर्ड प्रोडक्शन इन इंडिया, तो अगर मैं भारत की पोजीशनिंग की बात कर रहा हूं तो हम दूसरे नंबर पे आते हैं, चाहे हम कंज्यूमर की बात करें चाहे हम प्रोड्यूसर की बात करें। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ सिल्क ग्लोबली। ये उसकी प्रोडक्शन है, मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, आपको डाटा मिल जाएगा। एंड मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तो बच्चे इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका में है, तो कर्नाटका ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है सिल्क की। देन आंध्र प्रदेश है। और मेजर सिल्क वेराइटीज प्रोड्यूस तो मलबरी, एरी, टेजर, मूगा। बच्चे ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको 3 इसमें सिल्क वैरायटीज दे देगा और एक नाम कुछ और दे देगा, तो आपको ओड वन आउट कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप हमारे को बन सकता है, मलबरी, एरी, टेसर एंड मूगा। क्लियर? ओके, देन माउंट एसो। यार माउंट एसो न्यूज में था। अब न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। अब माउंट एसो कहाँ है, ये हमारे लिए न्यूज है कि ये जापान में हमें देखने को मिलता है। अब जापान की हम थोड़ी सी पोजीशनिंग को लेते हैं, तो एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन है ना, हेलीकॉप्टर यहाँ पर बैनिश हो गया है। क्यों हुआ है, क्या हुआ है, हम उस पर तो नहीं जाएंगे, पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ तो ये जापान है। अब जापान जो है बच्चे 4 आइलैंड से बना है, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। बच्चे होंशु ही यहाँ पर हमें जापान की कैपिटल देखने को मिलती है, टोक्यो। यहाँ पर बहुत सारे अगर आपने कुछ नेम सुने होंगे, जैसे कि नगोया प्रोटोकॉल हमने सुना है, क्योटो प्रोटोकॉल हमने सुना है, हिरोशिमा में कुछ आपने सुना है, हिरोशिमा इंसिडेंट जो हुआ था।
ठीक है। आप जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम कुछ सेंडाई फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सी जो मेन इवेंट हुए हैं जापान में होंशु में ही हुए हैं, एंड होंशु इज द लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप ऑफ जापान। डन। उसके बाद में मैं शिकोकू की बात करूंगा। शिकोकू इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, एंड देन इज लास्ट में सबसे ज्यादा लास्ट में आएगा वो क्यूशु आएगा। तो क्यूशु में ही है माउंट एसो, ठीक है। तो क्यूशु में ही है माउंट एसो। अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो कि सी ऑफ जापान है, उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास होकाइडो है, होकाइडो के साथ में यहाँ ये रशिया वाला रीजन हो गया। क्लियर। तो ये हमने उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। आगे बढ़ते हैं। सुपर्णिका, देखो रूपरेखा नहीं है, ये सुपर्णिका रिवर है। अब सुपर्णिका रिवर न्यूज में क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर एनजीटी ने अभी डिक्लेयर किया है, डायरेक्ट किया है उडुपी डीसी को एंड द चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड को कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसको उनसे पूछा गया है, उनको बोला गया है कि क्यों इस सुपर्णिका रिवर में क्यों वेस्ट वाटर को डाला जा रहा है। इसके रिलेटेड आप थोड़ा सा करिए बात, है ना। उन्होंने बोला है कि टू फाइल ए डिटेल्ड रिपोर्ट outlining proposed action along with approximate estimate and timelines to stop the flow of the wastewater into सुपर्णिका रिवर इन कोल्लूर। बच्चे सुपर्णिका रिवर कहाँ है सर? कर्नाटका में है। कहाँ पर फ्लो हो रहा है? वेस्टवर्ड फ्लो है, यानी ये रिवर अरेबियन सी में आके आ रही होगी। तो सुपर्णिका रिवर नोन एज द सोपर्णिका इज द बेस्ट फ्लोइंग रिवर इन कर्नाटका एंड सराउंडेड बाय द लश ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। कहाँ से निकलती है? तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कोदाचिद्री हिल इन द वेस्टर्न घाट, फ्लो थ्रू द विंडूर तालुक एंड पासिंग नियर द रिनाउंड मुकुम्बिका टेम्पल। तो इतना नहीं याद रखेंगे, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर कहीं सुपर्णिका रिवर की बात हुई तो हम बोल देंगे भाई कर्नाटका से निकलती है, बात खत्म। पोल्यूट हो रही थी, कर्नाटका से निकलती है। कर्नाटका में अगर कोई पूछ ले जा रहा कि कहाँ से निकलती है, सो कोदाचिद्री हिल से निकलती है, अरेबियन सी में जाती है। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो ये हमने आपको उसका फ्लो भी थोड़ा सा बता दिया है। नेक्स्ट इज कामचटका पेनिनसुला। यार कामचटका पेनिनसुला न्यूज में रहता है और न्यूज में आया भी है। क्यों न्यूज में आया है? क्योंकि रशिया फार ईस्टर्न कामचटका पेनिनसुला, देखो लोकेशन भी बता दी कि रशिया का बिल्कुल ईस्टर्न साइड है। तो रशिया की अगर मैं थोड़ा सा आपको मैपिंग बता पाऊं तो रशिया का ये बिल्कुल फार ईस्टर्न साइड है, यही है कामचटका पेनिनसुला। अब ये कहाँ पर है? ये रशिया के अंदर आ रहा है। बच्चे यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्यूरिल आइलैंड है, ये बेसिकली डिस्प्यूटेड प्लेस है, डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है बिटवीन। जापान बोलता है ये मेरा है, रशिया बोलता है मेरा है। क्लियर। यहाँ पर आपको एक सी भी देखने को मिल रहा होगा, सी ऑफ ओकस्टोक, ठीक है, सी ऑफ ओस्टोक। तो ये क्यूरिल आइलैंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रहे हैं सी ऑफ ओस्टोक के साथ। क्लियर। तो ये थोड़ा सा हमने बोला इज रीलिंग अंडर द एक्सट्रीम एंड द रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नोफॉल। मतलब कि कामचटका पेनिनसुला में इस बार बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल देखने को मिला है विद पावरफुल विंटर स्टॉर्म्स डंपिंग सेवरल मीटर्स ऑफ स्नो। मतलब कि जो विंटर स्टॉर्म आए हैं उन्होंने बहुत ज्यादा बर्फबारी करवा दी है। तो हमने इसकी लोकेशन आपको बता दी कि बिटवीन द सी ऑफ ओस्टोक ऑन द वेस्ट एंड द पैसिफिक ओशन एंड द बेरिंग सी ऑन द ईस्ट, ये आपको पता है। ये कंटेन करता है वोल्केनोस ऑफ कामचटका एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी ये शामिल है। अब ये किसका पार्ट है? ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। अब सवाल आता है सर यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यों स्नो जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम की हुई? तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है बच्चे कि यहाँ पर अभी हमारे पास क्या होगा, मॉइस्चर बहुत ज्यादा बना है, ऊपर से पोलर वर्टेक्स वाली हवा भी नीचे को आई है, ठीक है, जिस कारण एक तो जो ओशन के पास में है तो इसके पास में क्या होगा, मॉइस्चर होगा। जब मॉइस्चर होगा, अब विंड में एयर में मॉइस्चर है, जब एयर में मॉइस्चर है तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एयर मासेस देखने को मिल रहे हैं। एक जो है वो वार्म एयर मास होगा, एक कोल्ड एयर मास होगा। तो जब वार्म एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, उनके साथ में मॉइस्चर भी है, तो फिर क्यों ना धमाल हो जाए। तो यही धमाल हुई है इन द फॉर्म ऑफ पोलर फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। तो ये जो फ्रंटल रेनफॉल हुई है उसी के कारण यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा स्नो देखने को मिली। क्लियर। नेक्स्ट इज द इंडियन स्कीमर। Bombay Natural History Society has launched a new conservation project under the National Mission on Clean Ganga
बच्चे ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये बेसिकली एक एनजीओ है जिसने एक नया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके साथ मिलके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एट देहरादून टू प्रोटेक्ट इंडियन स्कीमर। अब इंडियन स्कीमर सबसे पहले क्या है भाई? इंडियन स्कीमर क्या है? क्या ये इंडियन स्कीपर है? क्या ये सूर्य कुमार है? नहीं, ये स्कीमर है, ये एक वर्ड है। ओके, वो एक इंसान है। इंडियन स्कीपर एक इंसान है, स्कीमर एक वर्ड है। ओके, सो इट इज वन ऑफ द थ्री स्पीशीज दैट बिलोंग्स टू द स्कीमर। कोई बात नहीं। ओके, ये बेसिकली अकर्स प्राइमरी ऑन द लार्ज सैंडी लोलैंड रिवर्स अराउंड लेक्स। तो यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है बच्चे, अगर मैं IUCN इसका स्टेटस बताऊंगा तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी का वर्ड है। लॉस ऑफ रिवर हैबिटेट्स, अनप्लान्ड वाटर रिलीज फ्रॉम द डैम, सैंड माइनिंग एंड अदर रीजन विच थ्रेट फॉर फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? इस वर्ड को, इसके हैबिटेट लॉस की ओर इसको पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट इज भितरकनिका नेशनल पार्क। या भितरकनिका नेशनल पार्क न्यूज में है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हमें देखने को मिले हैं। अब इसकी सिचुएशन कहाँ पर है? भितरकनिका नेशनल पार्क सिचुएटेड है एट उड़ीसा। और उड़ीसा में अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो, यहाँ पर ही इसके साथ में जहीर माथा हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल रही है, जिसमें कि हम थोड़ी सी बात करेंगे। जहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वही है जहां पर हमें ओलिव रिडले टर्टल देखने को मिलता है, जहां पर उसकी मास नेस्टिंग होती है, जिसको अरामेडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब बातें आपको पता भी होंगी। ओके, तो ये फीचर्स हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं यहाँ बताने को। नेक्स्ट इज स्टील स्लैग। The Union Minister of the State for Science and Technology advocate wider adoption of the steel flag। बच्चे, साइंस एंड टेक केयर में यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक का, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक। तो उन्होंने बोला कि एडवोकेट किया है कि वाइडर एडॉप्शन होनी चाहिए स्टील स्लैग की। अब ये टर्म है स्टील स्लैग। बच्चे, जब आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट आपके पास निकल के आता है वो होता है स्टील स्लैग। ठीक है, तो बोला गया है कि स्टील स्लैग का यूज कर सकते हैं हम रोड कंस्ट्रक्शन में, रिपेयर टेक्नोलॉजी, मतलब कि जब कोई रोड टूट जाता है तो उसमें कुछ रिपेयर वगैरह करनी होती है, तब हम उसको यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन हिली एंड हिमालयन रीजन्स में। तो हमें बोला जाता है कि स्टील स्लैग क्या है? एक इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है फ्रॉम द स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी ड्यूरिंग द स्टील मेकिंग ऑपरेशन। ऑब्वियस सी बात है। ओके, ये क्या करेगा? इसको जब हम यूज करेंगे तो इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन का काम करेगा, है ना, बहुत सारे फैक्टर देगा। तो ये हमने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है, आप इसको मजे से बैठ के आराम से पढ़ लेना। एक और मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसके क्या यूजेस रहेंगे? सर क्वेश्चन कैसे आएगा? तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्टील स्लैग से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन के लिए हेल्प करता है, किस तरह से हेल्प करता है। स्टील स्लैग फोर्सेस द हैवी मेटल्स to drop out of solution in water run off because of its high oxide mineral content। ठीक है, तो ऐसे करके आपको वो 4 लाइनें दे देगा। अब देखना स्टील स्लैग जो है, अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन नंबर डी मार्क कराना कि हाँ, कुछ भी बात लिखी होगी सभी ठीक ही होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज बच्चे गंगपुर डैम। आपसे न्यूज में पूछा गया है। तो गंगपुर डैम जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट, अब महाराष्ट्र नासिक डिस्ट्रिक्ट में क्यों है ये तो नहीं आएगा, पर कहाँ है ये आ सकता है, न्यूज में था। अब जो है यहाँ पर नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में गंगपुर डैम है, किस रिवर पे बना हुआ है? गोदावरी रिवर पे बना हुआ है। ऐसी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट अर्थन रिजर्वियर ऑफ एशिया, जिसकी जो लेंथ है 9.8 किलोमीटर है और हाइट है 36.6 किलोमीटर। तो ये आपको थोड़ी सी बातें आप इसके बारे में आपको लिख दी हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज पैंगोलेखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर लगी है। फॉरेस्ट फायर कंटिन्यू टू रेज इनसाइड सिक्किम पैंगोलेखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है? सिक्किम की बात हो चुकी है। तो अगर कहीं तुमको अब कहीं पर मैचिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना पैंगोलेखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है। अभी अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर हमें देखने को मिली है। Then it is connected with the forest of Bhutan and Neora Valley National Park in West Bengal। क्लियर? तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। देखो, इंडिया हैज वेलकम्ड, इंडिया ने वेलकम किया है
स्पेन का, इसलिए फॉर ज्वाइनिंग द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। तो इंडिया ने वेलकम किया है स्पेन का कि आपने ज्वाइन किया है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को। इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंडिया इन 19 नवंबर। देखो, अब जो भारत ने कुछ लॉन्च किया होगा, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी को क्वेश्चन बनेगा वहां से। तो इंडो पैसिफिक, इंडो मतलब इंडियन ओशन, पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशन। ओके, अब ये इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जिसमें स्पेन भी इंटरेस्टेड है ना, उसने वेलकम किया है स्पेन की ज्वाइनिंग को लेके। ओके, अब ये भारत ने इन 2019 में ये इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव शुरू किया था एट द एशियन लेड, जो एशियन लीड कर रहा था ईस्ट एशिया समिट, एशियन लेड ईस्ट एशिया समिट इन थाईलैंड बैंकॉक। तो 2019 में ईस्ट एशिया समिट हुई थी, इसको एशियन देश उसको लीड कर रहे थे। कहां पर हुई थी? थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक में हुई थी। तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ये क्यों बनाया गया? ताकि कोऑपरेशन की जा सके फॉर ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड द रूल्स बेस्ड रीजनल ऑर्डर, उसके लिए ऐसा कुछ बोला गया। ओके, देन ये क्या है? ये एक नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलंटरी अरेंजमेंट है कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटी की गई है, ये स्वेच्छा रूप से सभी देश जो है इसमें शामिल हुए हैं। अब इसमें क्या क्या बोला गया है कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी करेंगे, मैरीटाइम इकोलॉजी मतलब कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, मैरीटाइम रिसोर्सेज का ढंग से उसको बढ़िया से यूज करेंगे। तो ये हमने बता भी दिया है कि कौन कौन से बीच उनके बीच में ये बात हुई है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड द मैनेजमेंट, साइंस टेक एंड एकेडमिक ऑपरेशन, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। ये सारी बातें हमने कर दी है। ये 7 पिलर्स थे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2019 में शुरू हुआ था। ओके, देन इज अमोनिया। यार अमोनिया के लिए ऑफिशियल्स एक्सप्लेन्ड दैट अमोनिया स्पाइक्स इन द यमुना आर ए क्रोनिक विंटर इशू, मतलब कि विंटर इशू बन चुका है। अब अमोनिया से अगर हेल्थ को प्रॉब्लम होगी तभी तो अमोनिया इशू बना हुआ है। तो अमोनिया से बच्चे रेस्पिरेटरी और भी तरह तरह के हमें डिसीजेस देखने को मिलते हैं। तो हमने बोला कि अमोनिया स्पाइक्स यमुना रिवर में ये क्रोनिक विंटर इशू है, जो कि जनरली अकरिंग बिटवीन 15 एंड 22 टाइम्स ए ईयर। तो मतलब कि इतना टाइम जो है अपने को ज्यादा देखने को मिला है। अमोनिया क्या होता है ये तो आपको पता ही है। ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, एक्सप्लोजिव्स, फैब्रिक्स, डाइज एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है ना, बहुत सारे एडिशन, बहुत सारे यूजेस के। बट ये क्या करता है बच्चे? ये पर्सन के स्किन को, आइस को, थ्रोट को, लंग्स को एंड कोज कफिंग एंड बर्न। तो ये सारी चीजों को अफेक्ट करता है। देन हमारा नेक्स्ट है एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ए रेयर एशियाटिक वाइल्ड डॉग। बच्चे ये जो इस तरह का आपको कुछ दिख रहा है, तो ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, जिसे एक नाम से जाना जाता है ढोल। इसे ढोल नाम से जाना जाता है। इसको फर्स्ट टाइम रात पानी टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र एमपी में है, वहां पर इसको भेजा गया है। The Asiatic wild dog, also called as a dhol, is a wild Asian carnivore of the dog family. तो ये हमने थोड़ा सा बोला, इसके कुछ और नाम भी हैं वो आपके सामने है। ओके, और ये फाउंड होता है थ्रू द सेंट्रल, ईस्टर्न एंड द साउथ ईस्टर्न एशिया। और ये हमने बोला कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आर स्ट्रॉन्ग होल्ड रीजन फॉर घोष। बाकी अगर मैं इसका कंजर्वेशन स्टेटस की बात करूंगा तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज चेतरगेला पास। अब चेतरगेला पास कहाँ पर है? तो बीआरओ ने सक्सेसफुली कैरिड आउट ए हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू एंड रोड रिस्टोरेशन ऑपरेशन। अब ये बीआरओ का ऑपरेशन है, कौन सा? अंडर प्रोजेक्ट संपर्क। देखो इसको भूलना मत, प्रोजेक्ट संपर्क है, जो कि बीआरओ ने इसको सक्सेसफुली पूरा ऑपरेट किया है, पूरा उसको खत्म किया है। अब कहां पर है? एट चेतरगला पास। ठीक है, अब चेतरगला पास है, पर है कहां पर? लोकेशन क्या है इसकी? बच्चे लोकेशन इसकी जम्मू कश्मीर में है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जम्मू रीजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू रीजन में चेतरगला पास है। वहां पर बीआरओ ने अपना प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत उसके अंदर आने वाला है
जो है वहां पर रोड वाले काम को कंप्लीट किया है। तो आपको इतना याद रखना है कि क्षेत्र कलापास कहीं पे आ जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, जम्मू कश्मीर को टिक कर देना है। तो कनेक्ट कर रहा है बन्नी इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट टू भद्रवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो कठुआ, बन्नी और कठुआ को, सॉरी, बन्नी और भद्रवा को आपस में कनेक्ट कर रहा है। देन इज सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सिपाही जला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ज्यादा नहीं याद रखना, बस इतना पता होना चाहिए कहाँ है सर, ये त्रिपुरा में। बस कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। इतनी जानकारी तुम्हारे लिए काफी है। यहाँ पर दो नेचुरल लेक्स भी हैं, जिसमें एक है अम्बसारिका और दूसरी है अमृत सागर। और क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन 2007 इज ए पार्ट ऑफ सेफ जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बच्चे ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। पिग्मी होग इज वैनिशिंग फ्रॉम इट्स ग्रासलैंड। यस, पिग्मी होग ना, ये बेसिकली हमें नॉर्थ ईस्टर्न साइड ज्यादा देखने को मिलता है। और पिग्मी होग की अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगा तो पिग्मी होग क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। क्लियर? ओके, तो ये हमने बोल दिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। ओके, अब क्या है, यूजिंग इट्स स्नाउट it digs for roots, tubers and wild fruits, termite earthworms। देखो तो अब क्वेश्चन आएगा कि भाई ये क्या खाता है, तो ये सब कुछ ही खा लेता है, रूट्स, ट्यूबर्स, टर्माइट्स, अर्थवॉर्म्स, एग्स एंड अदर फूड सोर्सेस। जो भी ग्रासलैंड में फूड सोर्सेस होते हैं ये उन सारे को खा लेता है। क्लियर? इट इज द स्मॉलेस्ट एंड द रेयरेस्ट स्पीसीज है। इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मैमल्स दैट बिल्ड इट्स, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना इसको अगर आ जाएगा। इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मैमल्स दैट बिल्ड इट्स ओन होम। अपना घर खुद बनाते हैं और अपना घोंसला, ठीक है, और नेस्ट कंप्लीट देखते ऊपर पूरा छत छुत डालता है। तो ये एक इंडिकेटर स्पीसीज भी है जो कि हेल्थ बताता है किसी भी उसके किसी भी रीजन के हैबिटेट। क्लियर? तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान। देन इज यूरेटम। यार यूरेटम एक यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया रिसेंटली कमिटेड, क्या कमिट किया कि हम प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी का। मतलब कि हम क्या करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे ऑन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। कि अब हमारे जो न्यूक्लियर, अब हम साथ में मिलकर काम करेंगे ऑन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ताकि हम पीसफुल यूज कर पाए न्यूक्लियर एनर्जी का। तो इसको बोला गया यूरेटम। अब यूरेटम जो है यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी है, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन established under the Treaty of Rome in 1957। तो ये बेसिकली क्या है, एक ट्रीटी ऑफ रोम से बनी 1957 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करती है। तो इसने अब भारत के साथ में इनका जो है वो कोलैबोरेशन हो गई है। ओके, टू फॉर्म ए कॉमन मार्केट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो कुछ ऐसा बोला गया है। अब मेंबरशिप वगैरह आप देख लीजिएगा कि इसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, है ना, और ये सारे जो ईयू के मेंबर्स हैं वो सारे इसके पार्टनर्स हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा देख लेना है। ओके, देन इज पोलर वर्टेक्स। ये पोलर वर्टेक्स जो है हमने पढ़ भी रखा है, कई बार बता भी रखा है मैंने, और इसमें हमने बात की है कि सीवियर विंटर स्टॉर्म इम्पैक्टिंग द यूएस फ्रॉम द टेक्सास to New England recently highlights the dynamic role of the stratospheric polar vortex। देखो यार ये मैं अलग से अगर पढ़ाऊंगा इसे तो ये बेसिकली 15 to 20 मिनट्स का टॉपिक बन जाएगा, है ना, इतने का बन जाता है टॉपिक। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, ज्यादा आपको ये पूरा मैंने लिखा हुआ है एक्चुअली, तभी मैंने कि इतना मैं अगर नहीं भी बता पाऊंगा तो आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने स्लाइड में डाल दी है, आप उसको पूरी को पढ़ लेना। मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास इतना, थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो पोल्स होते हैं, पोल्स में क्या बनता है हमें पता है। यहाँ पर बनता है सर, यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है, देन सब ट्रॉपिकल 30 डिग्री पे हाई प्रेशर होता है, उसके बाद में 60 डिग्री पे अगेन लो प्रेशर होता है, और 90 डिग्री पे होता है हाई प्रेशर, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, बट हमें पता है कि हाई प्रेशर है, तो अब यहाँ से हवा जो है क्या, यहाँ पर हवा आके बैठी होगी, है ना, यहाँ से ऊपर उठी होगी, यहाँ पर आके नीचे बैठी होगी, है ना। तो यहाँ से जब नीचे बैठी होगी तो यहाँ से हवा जो जब ऊपर उठेगी, ठीक है, ऊपर क्या होगा सर, अब लो प्रेशर बनेगा। मतलब यहाँ से जब हम हवा की बात करेंगे, अगर हाई प्रेशर है तो अब हवा जब यहाँ से ऊपर की बात करूंगा, ऐसे कुछ हुआ होगा ना सर, यहाँ से ऊपर उठी, यहाँ लो प्रेशर था,
ये हाई प्रेशर था, यहाँ पर लो प्रेशर रहा होगा, ये हाई प्रेशर है, ऐसा कुछ बना होगा साइकिल, बिल्कुल सर ऐसा बना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर हाई प्रेशर की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर लो प्रेशर है। सर ऐसा बन रहा है, नहीं, ऐसा हमें दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बता सकता हूँ तो पोल्स पे ये हाई प्रेशर है, ठीक है। अब हाई प्रेशर है तो इसके ऊपर क्या होगा सर, ये लो प्रेशर होगा, ये इतना लो प्रेशर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर और नीचे लो प्रेशर, तो 60 से 90 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा। अरे भाई इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि लो प्रेशर था, हाई प्रेशर था, देन लो प्रेशर, देन हाई प्रेशर, ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री है। आप थोड़ा सा समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यार 90 डिग्री पे था हाई प्रेशर, तो यहाँ से अगर मैं ऊपर की बात करूंगा तो ऊपर क्या बना होगा, ऊपर तो लो प्रेशर बना होगा, क्लियर। अब जब ऊपर लो प्रेशर बना है तो बच्चे इसीलिए यहाँ पर वो यहाँ पर बना होगा नीचे हाई प्रेशर, ऊपर बना है लो प्रेशर, तो लो प्रेशर क्या करेगा, अब लो प्रेशर के अराउंड जो होगी हवा जो होगी वो कोरियोलिस के कारण रोटेट करने लग पड़ेगी। अब रोटेट कैसे करेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी बच्चे। तो ये क्या बना, इसी को बोलते हैं पोलर वर्टेक्स, यानी पोलर के ऊपर हवा का वर्टेक्स, मतलब कि इस तरह से घूमना, क्लियर। अब ये जो होगा ये बहुत ठंडा होगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर अब पता है सरफेस से ऊपर है तो बहुत ठंडा होगा, क्लियर। अब इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, यानी कि अगर स्ट्रीम प्रोटेक्ट कर रही है इस पोलर वर्टेक्स को। अब अगर पोलर जेट स्ट्रीम वीक हो जाती है, वीक कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है जेट स्ट्रीम कैसे बनती है, जेट स्ट्रीम्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द एयर मासेस हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर। जब 2 एयर मास, एक कोल्ड होगा एक वार्म होगा, जितना इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही पावरफुल जेट स्ट्रीम होगी। जितनी ज्यादा पावरफुल जेट स्ट्रीम उतना ही वो इस पाथ को फॉलो करेगी। इसको ऐसे याद रख लो कि मैं रिवर्स की बात करता हूं, तो जब रिवर्स की बात करूंगा तो जितनी ज्यादा रिवर्स का फ्लो तेज होता है तो वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। जैसा ही उनका फ्लो धीरे हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो इस तरह से मिएंडरिंग शेप को फॉलो करती है। तो हमने क्या बोला, जब इनका फ्लो कम हो जाएगा इस पोलर जेट स्ट्रीम का, जब इनको ये प्रेशर डिफरेंस कम हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, तो क्या होगा सर, ये इस तरह से मिएंडरिंग शेप को फॉलो करेगी। अब मिएंडरिंग शेप को फॉलो करेगी मतलब कि अब जो पोलर वोर्टेक्स होगा बच्चे वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यानी ठंडी हवा नीचे आने की कोशिश कर रही है, इक्वेटर से जो निकलने वाली गर्म हवा है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये काफी जितना ज्यादा वीक ये वेव्स होंगी, इसको वीक जेट स्ट्रीम को एक नाम बोला जाता है रोजबी वेव। वीक जेट स्ट्रीम को रोजबी वेव्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कोल्ड एयर नीचे आने की कोशिश करेगी, तो ये काफी नीचे तक आ जाती है। इसीलिए हमने बोला काफी नीचे तक आना मतलब कि ये यूएसए वाले रीजन में काफी नीचे तक आ जाते हैं। अब जब ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे तक आएंगी तो क्या सीवियर विंटर स्टॉर्म देखने को मिलेंगे यूएस में? बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अक्सर ये कब देखने को मिलता है, जब देखो समर में पोलर वर्टेक्स का वीक होना बनता है, पर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज विंटर में भी अब तो वीक हो रहा है। जब वीक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एयर मासेस के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है। तो जितने तुमने देखा है विंटर्स कम हो रहे हैं, समर्स बढ़ रहे हैं, क्लियर। अब तुम यहाँ ही मैं केस तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ, तो तुम खुद सोचो कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ के केसेस की, तो गर्मियाँ बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं एज कम्पेयर टू अगर मैं बात करूंगा विंटर से। तो जब गर्मियां बढ़ रही हैं तो इससे क्या हो रहा है सर, इससे वो जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं वो कम हो रहे हैं। जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहे हैं तो एयर मासेस के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है, डिफरेंस कम हो रहा है तो वो वीक बन रही है, वीक बन रही है तो मिएंडरिंग फॉर्म में आ रही है, मिएंडरिंग फॉर्म में आ रही है तो यहाँ से पोलर वर्टेक्स भी नीचे को आ रहा है। ऐसा मान के चलो कि ये जो जेट स्ट्रीम है इस पोलर वर्टेक्स को सपोर्ट करके रखी हुई है, पर अगर यही जो सपोर्ट कम होगी तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज जल लाइवलीहुड सेंटर। देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनॉग्रेटेड 25 जल लाइवलीहुड सेंटर्स, जिसमें हमने बोला इट इज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ नेशनल गंगा मिशन
एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो गंगा मिशन और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये कोलैबोरेटिव मिशन है। इट इज एम्ड एट इंटीग्रेटिंग रिवर कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन द गंगा रिवर बेसिन। मतलब कि इसमें क्या है कि इंटीग्रेट किया जा रहा है, रिवर को कंजर्व भी करना है विद सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो ये है जल लाइवलीहुड सेंटर्स। कितने खोले गए हैं, कितने इनॉग्रेट किए, 25। यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हें रिवर कंजर्व भी करनी है और वहां से सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी करना है। तो ये इसका मेन थीम है। तो ये हमने थोड़ी सी आपसे बात की, किसका इनिशिएटिव है, नमामि गंगे मिशन एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। तो ये पूरा अब इसके बारे में हमने आपको बता दिया है, आप इसको मजे से पढ़ लेना। ओके, देन हमारा जो शेट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बच्चे, ये कंट्रोवर्सी में था क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया था द बाउंड्री ऑफ द शेट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो इसलिए पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है। अब इसी के पास में Tunga Anikat Dam is situated within the sanctuary, provides a shelter for otters and the other birds. बच्चे अब तुमको ये डैम के बारे में पता होना चाहिए। टुंगा अनिकट डैम जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटका में शेट्टीहल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है बहुत माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। और यहाँ पर हमने बोला कि मैंडागडे वर्ल्ड सेंचुरी भी अवेलेबल है, और ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ की जो एरिया है, एक्सपेंशन है, उसको कम किया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर चले हुए हैं। देन इज शिवेलुच वोल्केनो। अब ये शिवेलुच वोल्केनो कहाँ आया है बच्चे, ये रशिया के कामचेटका पेनिनसुला में आया है। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेना, मैंने इसको पढ़ा दिया है। तो कामचेटका पेनिनसुला में अगर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं तो शिवेलुच हमें देखने को मिला है वोल्केनो। देन लास्ट जो हमारी न्यूज़ रहने वाली है, जहां पर हमने बोला सुनाबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सुनाबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसका नाम जो है अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, बाकी कुछ बताने लायक इतना है नहीं। तो बच्चे ये आज हमने बहुत सारी न्यूज़ कवर कर रखी हैं। अब दिक्कत ये होती है अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने लग पड़े न्यूज़ पे, तो वो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, जो कि आपका देखने का भी मन नहीं करेगा। तो हमने क्या किया है, हमने आपको बहुत सारी न्यूज़ को एक जगह पे कंपाइल करके दे दिया है। आपको इसकी PDF दे दी जाएगी, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जितना मेरा बताने वाला पॉइंट था वो मैंने आपके साथ में बता दिया है। आप इसको मतलब कि जो भी आपको मिला है, आप जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा हमारा इनिशिएटिव, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आपको इसमें क्या आप कर सकते हैं, क्या आपको टॉपिक्स चाहिए, वो आप बिल्कुल बताइएगा। तो आज के लिए मैं क्लास को यही खत्म करूंगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जनवरी मंथ के हमने करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। थैंक यू।